मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब। माय चैनल बेंगलुरु पर आपका खैर मकदम है। पेश है तालीम और तदरीस के मुतालिक एक खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने बरोज 29 जून 2024 द गार्डियन पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के उन्वान पर एक नॉलेज शेयरिंग सेशन का इनेकाद हुआ। प्रोफेसर महबूबुल हक साहिब, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बेंगलुरु ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया जो निहायत मालूमाती और टीचर्स के लिए बेहद मुफीद प्रेजेंटेशन था। प्रोफेसर महबूबुल हक का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माय चैनल बेंगलुरु आपके लिए पेश करता है। मुलाहिजा फरमाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया। Now let's begin our session with PPT, Professional Development for Teachers. I request Mr. Mehboob Haq Sahab, Assistant Professor, Maulana Azad National University, Member of State Advisory Council and Rukn Jamaat of Jamaat Islami in Bangalore South. अभी मुकामी और जमात इस्लामी हाकिम धन्यवाद सर और मेरे तमाम beloved teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the very start of my lecture, I feel it's a very difficult task to address the teachers. Being a teacher, addressing students is a very comfortable job. But a teacher addressing teachers is not very easy task. Nevertheless, I feel it's very encouraging that poster बना था उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स का तस्वीर है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, आप इससे क्या समझते हैं? Professional development of teachers, why it is necessary? इसके बारे में कुछ इनपुट्स मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ। What is professional development and why it is necessary? To learn some modern techniques of teaching. MashaAllah. Very good. Update ourselves. To update ourselves. Exactly. How much? Go down to the level of students and teach in such a way so that they will grasp it. Exactly. जी. New methods and technology. New methods and new technologies. New methods and technologies. Okay. We should be smart with children. Medical knowledge. They are there. We should try to improve them. Okay. To address the weak students in the class. We should give more attention for them. We should make them sit friend. Okay. We should not Okay. degrade. Yes, yes. To address the weak students, that's what you mean, right? Alhamdulillah, professional development of teachers is all about this. आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है, it covers every aspect of it. Okay? I will try to connect this with the Quranic verse that our यहाँ के स्टूडेंट भाइयों ने उन्होंने जो आयत तिलावत की, उसके ज़रिए से आज के सेशन को मैं मेरी जो नाकिस इल्म है उसके ज़रिए से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। एक आयत उन्होंने पढ़ी, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जो हमारी ज़िंदगी का मकसद बताया है, यानी अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को बनाया, उसको पैदा किया ताकि वो टेस्ट करें कि हमें से कौन अच्छे आमाल करता है, the best of deeds, the best of actions,
द बेस्ट ऑफ ड्यूटीज हमें से कौन करता है, उसको चेक करने के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमको एक मुअल्लिम बनाया, टीचर बनाया। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया कि एक टीचर जब यानी स्टूडेंट्स को सिखाने की नीयत से जब अपने घर से निकलता है या निकलती है तो फरिश्ते भी उनके लिए पर बिछा देते हैं। So what it indicates that we are not just doing a teaching activity, we are actually doing a religious activity. ये हम एक मजहबी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। तो अब जब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क हमारी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, जिसे हम टीचिंग एक्टिविटी के नाम से हम उसको जो है ना बुलाते हैं, so is it not necessary that we develop our skills, that we strive to achieve the perfection in our duty, that we develop ourselves professionally? क्या ये जरूरी नहीं है? अय्युकुम अहसनु अमला जो लफ्ज है, उसके दायरे में अगर आप अपनी ड्यूटी को लेकर आए तो मेरे ख्याल से मेरा यहाँ यानी हमारा आधा यहाँ पर बैठने का मकसद जो है वो पूरा हो गया, राइट? तो पहले हमको ये जानना है कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स से, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज होते हैं, ये शायद आप लोग जानते होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो बाकायदा एक मिनिस्ट्री होती है, उनकी तरफ से बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट टीचर्स के लिए ऐसे मौके नहीं होते। Am I right? नहीं होते। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आईटा का जो ये सब करने का एक मकसद है ताकि वो प्राइवेट टीचर्स के लिए जो मौके नहीं है उसको कुछ हद तक फुलफिल करने की कोशिश करें। ये जो गैप है उस गैप को जो है ना कुछ हद तक जितनी भी हमारी कोशिश हो सकती है उसको फुलफिल करने की कोशिश करें, और इसी मकसद के तहत हम यहाँ पर जमा हुए हैं। I will not say कि you are not up to your job, okay? मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी कंटिन्यूअस लर्नर ही हूँ। अब मैं चूंकि गवर्नमेंट इदारे से जुड़ा हुआ हूँ, I would say every month or so there is some or the other activity which comes from the top of the ministry or say some department to professionally develop ourselves. कुछ ना कुछ मौके आते रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों से जो भी एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं वो कुछ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। And I would say I am not the perfect guy. Okay, I am also learning. I am a continuous learner, and so I am expecting all of us to be a continuous learner. Okay, तो बस इन्हीं कुछ अल्फाज के साथ, चूँकि वक्त भी ऐसा है कि जो है ये लंच का टाइम है, ओके, बट फिर भी हम इसको कम से कम ये नियत करके हम यहाँ से निकले कि कुछ ना कुछ टेक अवे, ताकि जो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो हमारी टीचर की जो जॉब है, उसको हम बेहतर तरीके से जो आज है उससे और बेहतर तरीके से हम अंजाम देने की कोशिश करें। दैट शुड बी आवर टेक अवे। ओके, तो ये एक सिंपल सा आउटलाइन है। आई होप इट इज इजीली विजिबल, राइट? नो? अच्छा, इसको तो शायद मूव भी नहीं कर सकते, राइट? ओके, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ओके, तो ये मेरा एक ब्रीफ आउटलाइन है कि कन्वेंशनल टीचिंग, यानी इसे हम रिवायती अंदाज की जो टीचिंग कहते हैं, उस वो क्या है, उसके बाद मैं कुछ आपके सामने ये बयान करने की कोशिश करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ओके, प्रॉफिट मोहम्मद, ही वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, उनका भी टीचिंग स्टाइल मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। देन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ अ चाइल्ड, ओके, देन टाइप्स ऑफ क्लासरूम्स, अलग अलग
कुछ क्लासरूम्स के टाइप्स होते हैं। ओके, मैं आपके सामने बताऊंगा। क्रिएटिव टीचिंग हम किसे कहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग क्या होता है वो भी देखेंगे। AI, which is a buzzword, right? AI, artificial intelligence in teaching, उसको हम कैसे ले सकते हैं। Gamification, इसको भी हम थोड़ा देखेंगे। Then emotional intelligence and then conclusion. As an introduction, सबसे पहले मैं ऑलमोस्ट मैंने अपने यूं कहिए कि प्रीफेस में मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी to just go through it quickly, teachers play a crucial role in shaping the minds of children and in turn the quality of education. देखिए, quality of education की हम बात करते हैं, right? There are many things on which the quality of education depends upon. But the most important thing on which the quality of education depends is what? It is the quality of teachers. There is no denying कि बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लेकिन out of all these things, the quality of teachers is the primary focus. Am I right or not? Right? तो इस पे हमको जो है ना, इसको समझना है कि quality of education is directly proportional to the quality of teachers. I hope you all understand this, directly proportional, right? Okay. The other thing is that the society is evolving continuously. Am I right or not? आप देखिए हमारे आसपास में चीजें बदल रही हैं। 20 साल पहले जो चीजें हुआ करती थी, अब बहुत कुछ बदल चुका है। कल्चरली लीजिए आप, लोगों का रहन सहन लीजिए आप, टेक्नोलॉजी के एतबार से ले लीजिए। So there is a paradigm shift in the technology. तो जब हमारे आसपास की चीजों में एक शिफ्ट है, then why shouldn't there be a shift in education? Why shouldn't there be a change in the teaching methodology? अब थोड़ा सा गौर कीजिए इस चीज पर। देखिए, टीचर इज एट द सेंटर ऑफ सो मेनी थिंग्स। हम और आप टीचर जो है एट द सेंटर ऑफ व्हाट? वी आर communicating with the students. We are the ones who are communicating with the parents. We are the ones who are communicating with our colleagues. We are the ones who are also communicating with the society, with the community. Am I right or not? So teacher is at the center and there are so many things around the teacher. Okay? So when everything is changing around a teacher, so a teacher should also change, right? Teacher should also change. अगर हम वही पुराने जो हमारे मेथोडोलॉजीज और पुराने तरीके जो हम अपनाते हुए आ रहे हैं, उसी को अगर हम लेते हुए चलेंगे, जबकि हमारा ऑडियंस बिल्कुल चेंज हो चुका है, जबकि हमारा ऑडियंस यानी स्टूडेंट्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, तो फिर हमको सोचने की जरूरत है, हमको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि no, there is something that I need to introspect. I need to change myself. That is what we are all here. Okay? Now, going forward, learning styles of children are not same as it was 20 years back. I think it is already understood by all of us. Okay? Students are exposed to technology at a very lower age. ये सब हम अपने घरों में इसको experience कर रहे हैं. Okay? Pedagogy also needs to be changed accordingly. What is pedagogy? What is pedagogy? Pedagogy किसे बोलते हैं? The method of teaching. Method of teaching is pedagogy. Pedagogy also should change accordingly. Though most teachers try to deliver their best, इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से हर कोई कोशिश करते हैं कि हम अपनी ड्यूटी को, हमारा जो क्लास लेने का जो काम है, उसको हम पूरी तरह से जो है ना डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. But it always has a scope for improvement. Improvement का scope होता है. There is always a room for the improvement. Am I right or not? Right? Self-assessment is required.
ये बहुत जरूरी है। देखिए सेल्फ असेसमेंट, ये जानना जरूरी है कि टीचिंग प्रोफेशन में मेरी क्या एट व्हाट लेवल आया है, ये बहुत जरूरी है। देखिए जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मेरी टीचिंग लर्निंग की क्या पोजीशन है, you will not understand what type of lacking you are having or we are having. I mean, right or not? कोई भी चीज के लिए जायजा लेना बहुत जरूरी है। असेसमेंट का मतलब है जायजा लेना बहुत जरूरी है। अगर हम जायजा नहीं लेंगे तो ना तो अपनी कमियों का हमें अंदाजा होगा, ना तो खूबियों का अंदाजा होगा, और ना ही हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने लेक्चर के लास्ट में आपको इसके बारे में कुछ और चीजें भी बताऊंगा कि सेल्फ असेसमेंट हम कैसे करें। A teacher should be a lifelong learner, LLL। मैं कहूँगा कि अगर हम यहाँ से यानी लेक्चर के एंड में बस यही एक टेकअवे लेकर जाएं कि we teachers should be LLL, तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ इस सेशन का मकसद बहुत हद तक मुकम्मल हो जाएगा। ओके, अब आइए कन्वेंशनल टीचिंग की तरफ। कन्वेंशनल का मतलब है कि जो चलता हुआ आ रहा है, जिसे हम रिवायती टीचिंग का नाम देते हैं। कन्वेंशनल टीचिंग नॉर्मली किस तरह का होता है? A teacher addresses or lectures the whole class। नॉर्मली क्या होता है? टीचर क्लासरूम में एंटर होते हैं, फिर जो है कुछ देर में वो अपना लेक्चर शुरू करते हैं और बच्चे सुनते रहते हैं। Normally ऐसी this is what conventional teaching is, right? Is it or not? This method of teaching is called lecturing method of teaching। इसे हम क्या बोलते हैं? Lecturing method of teaching। Okay? इसमें होता क्या है? Teacher takes the center stage। इसमें main important कौन होता है lecturing method में? Teacher, right? टीचर तैयारी करके आते हैं और बस वो अपने जो भी प्रिपरेशंस करके आए हैं, he starts pumping in the information। यानी जो यहाँ पर लिखा है टीचर continuously pumps in the information into the minds of the children। A teacher never tries to draw out from the students। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो है चूंकि हमारे पास वक्त कम होता है, मैनेजमेंट का जो है डिमांड होता है कि जल्द से जल्द जो है हम सिलेबस कंप्लीट करें, और हमारा जो अल्टीमेट फोकस हो जाता है वो ये है कि किसी तरह से बच्चे सब्जेक्ट में पास हो जाएं। तो इसलिए होता ये है कि बस हमारा जो टीचिंग का मेथड है वो एक कन्वेंशन जो मेथड है, लेक्चरिंग मेथड पर ही नॉर्मली हमारा यूं कहिए कि एक्टिविटी चलता रहता है। मैकेनिकल यूज ऑफ माइंड्स, जिसे हम रोट लर्निंग भी कहते हैं, मगम एंड रोट लर्निंग। तो ये जो है ओवरऑल लेक्चरिंग मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में हम यहाँ पर हमने जाना। और हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग लेक्चरिंग मेथड ऑफ टीचिंग पे ही हमारी एक्टिविटी होती है। हम इसी के ऊपर जो है ना इसको प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली। Am I right or not? Most of us, okay? I'm not saying all of us, but most of us actually do this, okay? But एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, क्या हम में से सब लोगों को ये पसंद है कि कोई लेक्चर करे और हम सुनते रहे? Right? If it's beneficial, sir. Yes, ma'am. If it's beneficial, I would like to listen. Different? If it's beneficial, I would like to. Okay, if it's beneficial, right? Okay, I accept it. Okay? मैं just as a joke में आपके सामने बताऊंगा, अगर घर में मेरी बीवी या आपके हस्बैंड्स भी कुछ देर तक हमको लेक्चर देते रहे, अरे बस करो जी, होता है नहीं होता है? It should be a two-way communication. Should not be monology, it should be dialogue. Yes, yes. It should not be a monology, it should be dialogue. और a very lighter note I have told you. थोड़ा सा आप जायजा लीजिए। हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई हमको बराबर करते रहे लेक्चर करते रहे।
क्लास में हमारे लेक्चर को कंटिन्यूअस सुनते रहेंगे? देयर शुड बी अ चेंज, इसमें कुछ तब्दील होने की जरूरत है, राइट? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। This is what the conventional method of teaching. A teacher normally, by practicing the lecturing method of teaching, he takes his students on a bus ride. What do you understand by this bus ride? क्या होता है? ड्राइवर अपना ड्राइव करते रहते हैं और पीछे बच्चे सब सोते रहते हैं। That is what happens. लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हम टीचिंग ऐसे करें गोया कि आप अपने बच्चों को बाइक राइडिंग में ले जा रहे हैं। बाइक राइडिंग में बच्चा सोता है कभी? नहीं सोता। वो तो बड़े मजे में जो है इधर उधर देखते हुए बहुत ही खुशी खुशी जो है ना बाइक राइडिंग जो है जाता है। हमारे क्लास में भी हमको बाइक राइडिंग पे लेके जाना चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव रहे, इंगेज्ड रहे। एक्टिव लर्निंग, इमर्सिव लर्निंग, ये बहुत आजकल के यूं कहिए कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, ओके, व्हिच वी विल एक्चुअली एक्सप्लोर इन सम टाइम, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि प्रॉफिट्स वे ऑफ टीचिंग, यहाँ पर मल्टी रिलीजियन ऑडियंस है, बट स्टिल मैं कुछ चीजें जो हमारे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम में जो टीचिंग के एस्पेक्ट में थी मैं आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, ओके। देखिए कुरान मजीद में एक आयत है जो मैं यहाँ पर कोट किया हूँ, ओके। वयुअल्लिमुहुल किताब, ये जो लफ्ज है बताया गया कि नबी को क्यों भेजा गया। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन, कि वो अल्लाह है जो नेशंस में क्या करता है, नबियों को भेजता है। भेजने के पीछे मकसद क्या है? मकसद चार मकसद है। यतलू अलैहि आयाती, ताकि उनके वर्सेस को लोगों के सामने सुनाए। वयुज़क्कीहिम, उनका वो डेवलपमेंट करे। युज़क्कीहिम एक्चुअली टू टू इवॉल्व। युज़क्की का मतलब टू इवॉल्व, ओके। एंड देन वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब सिखाए, किताब टीच करे, बुक के बारे में उनके अंदर उनको टीच करे। ये जो लफ्ज है वयुअल्लिम, मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने भी इसके बारे में बताया, ओके, कि ये जो लफ्ज युअल्लिम है ये एक्चुअली अल्लमा से बना है और इसी से मुअल्लिम है, which means actually teacher। वयुअल्लिमुहुम का मतलब है कि the prophet used to teach। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हम उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिस काम को जो है ना हमारे और आपके नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, ओके। तो ये जो लफ्ज है युअल्लिम, ये प्यारे नबी का यूं कहिए कि उनका जो भेजे जाने का मकसद था यही था कि he used to teach the book। और जब टीचिंग भी उनका काम था तो we have to understand, right, how he taught। उन्होंने किस तरह से लोगों को टीच किया, right? There is some learning in his life। तो कुछ एस्पेक्ट्स में आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी लोगों को एड्रेस करते थे तो लोगों के अटेंशन को कैच करने की पहले कोशिश करते थे। ऐसे ही नहीं बस लोगों के बीच में गए और लेक्चर देना शुरू कर दिए, हर किसी ऐसा नहीं करते थे। In order to catch the attention of the audience, he used to throw up some questions, and we teachers should understand, should know that in professional development of teachers it is actually taught the icebreakers। icebreakers का एक कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह से बच्चों के अटेंशन को कैच करें। And one of the things that is taught to the teachers is throw some questions। कुछ open ended questions बच्चों से कीजिए। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं तो एकदम आप अटेंटिव हो जाएंगे, राइट? तो throwing questions is one of the very important aspect
or very important activity that a teacher can opt, and this was done by our prophet. आपने वो हदीस सुना होगा, मुफलिस कौन है? उस हदीस की शुरुआत एक क्वेश्चन से है। क्या तुम जानते हो? सहाबा के दरमियान में आते हैं और पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या आप जानते हैं कि मुफलिस कौन है? तो जैसे ही पूछते हैं सब अटेंटिव हो जाते हैं, राइट? उसके बाद जो है ना वो हदीस है कि मुफलिस कौन है? मुफलिस वो नहीं है जो जिसके पास दौलत नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जो आखिरत में उसका कुछ अंजाम होगा। मेरा वो एक हदीस है, मैं चूंकि वक्त भी कम है ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा, बट द प्राइमरी थिंग आई वांट टू हाईलाइट हियर इज यू कैन कैच द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स बाय थ्रोइंग अप क्वेश्चंस। फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर, we need to prepare or we need to frame few questions before my class, right? कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, आज मुझे किस तरह का क्वेश्चन बच्चों को करना चाहिए ताकि बच्चों का अटेंशन जो है क्लास की तरफ रहे। नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेनिंग विद ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जबरदस्त तरीका था कि आप एग्जाम्पल्स के जरिए से लोगों को समझाते थे। एंड दिस इज ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टॉट इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स कि आप जब कभी भी टॉपिक ले रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसकी जो डेप्थ है, उसको बच्चों को समझ में आ जाए। तो framing beautiful or preparing beautiful examples is also one of the task of a teacher, जो कि प्यारे नबी जो है किया करते थे। अब भाई डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। वहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में, जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह इतने खुश हो जाते हैं, उस आदमी से भी ज्यादा खुश होते हैं जो एक रेगिस्तान में जा रहा था, उसका ऊंट खो गया, लेकिन कुछ देर के बाद उसका ऊंट फिर से उसको मिल जाए है, तो वो जितना खुश होता है अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा खुश होते हैं। तो सुनने वाले को ये पूरा जो बात आप बता रहे हैं कितने अच्छे से समझ में आ जाती है। Right or not? So the strength that examples have, that we need to understand. Examples are very key in our teaching. Explaining with activities, ये भी हमारे नबी का एक तरीका था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप एक्टिविटीज के जरिए से लोगों को समझाते थे। एक मरतबा आप सहाबा के साथ जा रहे हैं और एक मौसम खिज़ा है, जब पत्ते झड़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, एक झाड़ के करीब जाकर उसकी टहनी को जोर-जोर से हिलाते हैं, जोर-जोर से हिलाते हैं। उसके बाद अपने सहाबा से आप एड्रेस करते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि जब कोई बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसके सारे तमाम गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। इज इट नॉट एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग? So we should also practice the same. Okay? Now encourage discussions. ये भी जो है प्यारे नबी का बड़ा अच्छा तरीका था कि आप जो है अपने सहाबा में डिस्कशंस को एनकरेज करते हैं। लेकिन अब आजकल का जो हमारा क्लासरूम होता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, अरे नहीं, कुछ हद तक आपको बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं तो शरारत करते हैं, लेकिन हमको एक प्रॉपर स्टाइल में बच्चों के अंदर डिस्कशन को प्रमोट करना चाहिए। ओके, वो हम जो है ना अपने इसमें आगे और देखेंगे, राइट? तो ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो यूँ कहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें अंदाजा होता है, एंड दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी एक्चुअली शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड स्टार्ट फॉलोइंग दिस इंशाल्लाह। ओके, अब यहाँ पर आइए क्विकली आई विल गो थ्रू कि देखिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग होता है। काफी सारा रिसर्च आपको मिलेगा इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स के ऊपर। रिसर्चर्स का कहना है कि नॉर्मली देयर आर 8
different types of intelligences in our children. Linguistic है, यानी जिसे हम कहते हैं ज़बानी सलाहियत, कि कोई बच्चे होते हैं लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे होते हैं लैंग्वेज को आसानी से सीख नहीं पाते हैं। लॉजिकल और मैथमेटिकल, यानी आप लॉजिकली कोई चीज़ को समझाइए, या बच्चे मैथमेटिक्स कोई बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे जो है नहीं सीख पाते हैं। ओके, इसी तरह किनेस्थेटिक का मतलब होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो मैनुअल चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैनुअल मतलब हाथ से फिजिकली कोई चीज़ पैरों के इस्तेमाल से, ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरेक्शन करके, इंटरपर्सनल जो है ना बातचीत करके सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे नेचर से सीखते हैं। तो बहरहाल इस तरह के अलग अलग जो है ना सलाहियतें बच्चों के अंदर होती हैं। We need to understand कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हमारे क्लासरूम का हम थोड़ा सा जायजा लें कि कौन सा बच्चा किस तरह से जो है जल्दी सीखता है, तो हमारी टीचिंग को हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह के इंटेलिजेंस के बच्चे को किस तरह जो है सिखाएं। अगर हमारी क्लास में ज़्यादातर बच्चे कोई एक इंटेलिजेंस पर अगर है, तो हम अपनी टीचिंग को उसी तरह फ्रेम करने की कोशिश करें। तो ये हमको जानना ज़रूरी है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ऑडिटरी यानी सुनकर जो जल्दी सीखते हैं। विजुअल मतलब देखकर सीखते हैं। किनेस्थेटिक मतलब करके सीखते हैं, लर्न बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिसनिंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग। इस तरह के अलग अलग जो है ना बच्चे होते हैं जिसको हमको हमारी टीचिंग मेथड में इसका ख्याल रखने की जरूरत है। ओके, रिटेंशन स्पैन देखेंगे, इट हैज गॉन सो डाउन। 5 मिनट तक भी बच्चा हमारी क्लास में अटेंटिव नहीं रहता है, राइट? ये सब हम डे टू डे ये इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द टर्म्स लाइक एक्टिव लर्निंग, इमर्सिव लर्निंग, ये सारी चीजें आजकल के टीचिंग प्रोफेशन में दीज आर लाइक बज़वर्ड्स। किस तरह हम एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करें जिसमें बच्चे को एंगेज रखा जाए, इमर्सिव लर्निंग किस तरह से हम प्रैक्टिस करें। तो ये जो आजकल के चैलेंजेस हैं और इसको किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं, उसके कुछ हाइलाइट्स हम यहाँ पर आज इंशाल्लाह देखेंगे। अब आइए यूं कहिए कि मेन पॉइंट्स की तरफ, क्या 21st सेंचुरी स्किल्स अब एक्चुअली जो है इसकी शुरुआत हो रही है। ओके, फर्स्ट थिंग इज we need to change our classroom from a teacher centered classroom to a student centered classroom. इससे आप क्या समझते हैं? Student should talk about rather than the teacher. Student should be at the center. Exactly. Student should be at the center. Normally, conventional method of teaching में क्या होता है? Teacher is at the center. No. Right? Let us come few steps down. बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। Let us mingle with the students and let us put our students at the center stage. Let us, you know, यहाँ पर जो चीजें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचर सेंटर किस तरह होता है और स्टूडेंट सेंटर में किस तरह है। So let us make our classrooms student centered. Now ये जो टर्म्स हैं टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, इसका क्या मतलब है? लेट स्टूडेंट्स लीड द क्लासरूम, स्टूडेंट्स को आगे लेकर आइए, लेट देम लीड योर क्लास, बी अ फैसिलिटेटर इंस्टेड ऑफ अ लेक्चरर। नॉर्मली हम किस पोजीशन पे होते हैं? लेक्चरर, टीचर के पोजीशन में। नो, अभी 21st सेंचुरी स्किल्स या 21st सेंचुरी में जो टीचर्स को जो चेंज होने की जो बात कही जा रही है कि टीचर्स शुड बिकम फैसिलिटेटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फैसिलिटेटर, हेल्प देम, गाइड देम। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आवर पोजीशन शुड बी। नेक्स्ट इज बिकम अ गाइड ऑन द साइड, गाइड ऑन द साइड, नॉट ए सेज ऑन द स्टेज। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ, नहीं। अब हमको क्या चाहिए कि हम
बाजू उठाया कर बच्चों को गाइड करें। देन डोंट टीच बट कोच एंड मेंटर। बच्चों को क्या करना है? कोच करना है, मेंटर करना है। तो टीच शुड बिकम कोच, इंस्ट्रक्टर शुड बिकम ए मेंटर, राइट? टीच टू कोच, इंस्ट्रक्टर टू मेंटर। ये अब हमको थोड़ा सा रोल चेंज करने की जरूरत है। We need to change our roles, okay? Then encourage discussions among students. क्या करना है आपको? Discussions को encourage करना है। एक environment बनाना है ताकि बच्चे आपस में डिस्कस करें। It's very very beneficial. Peer learning, आपने सुना होगा peer learning, right? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, right? तो डिस्कशन को encourage करना चाहिए। Passive to active learning. Lecturing method normally passive method of teaching है, लेकिन जब हम अपनी क्लासरूम को स्टूडेंट सेंट्रिक बनाते हैं, it becomes an active learning. क्या हो जाता है? Active learning. Next, we should help students make mistakes. Don't make classroom as the final game. Rather make it a practice session. Okay? तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपनी क्लासरूम को टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड बना सकते हैं। ओके? अब आप देखिए, ये दोनों में से आपको कौन सा क्लासरूम अच्छा लग रहा है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? एवरीबडी लव्स रेनबोस, राइट? है या नहीं? तो देखिए आप, रेनबो हैज इट्स ओन ब्यूटी, लेकिन रेनबो के लिए क्या होना पड़ता है? सर्कल बनाना पड़ता है। सर्कल बनाने का मतलब क्या है? You make your classroom student centric. Students आपस में भी बात करें, आपसे भी बात करें, और बच्चे इस अंदाज से जो है सीखें। देखिए मैंने जैसा कहा ना कि बच्चे वन वे आज बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने क्लासरूम को, आपके हमारे टीचिंग प्रैक्टिस को जब तक ये क्या कहते हैं रेनबो लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तब तक जो है ना बच्चे एक्टिव लर्निंग नहीं करेंगे। So this is the first thing that we need to understand here. So we have to make our classrooms from teacher centered to student centered. Next type of classroom is called blended classrooms. ये भी एक बज़ वर्ड है आजकल की एजुकेशन के फील्ड। ब्लेंडेड लर्निंग, आपने लफ्ज सुना है ब्लेंडेड? नहीं, Mixture of exactly. It's a mix of something. It's a mix of something. What is that? The blended classroom is actually it's a mix of online, offline, and in-person class. Okay? Blended में होता ये है कि आप देखिए, it is a fact that nowadays the source of information is plenty. है या नहीं है? Excessive. People say it is explosion. It's explosion of information. Okay? Now, when the sources of knowledge is exploding, then why should our class just depend on a teacher? ये बात सही है नहीं? बताइए मुझे। एक टीचर के अंदर आगे कितना बल्कि नॉलेज आएगा, जितना वो पढ़ के आएंगे, जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, राइट? वी शुड अंडरस्टैंड दैट। वी शुड नॉट बी शाय कि हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज है, बट आप देखिए देयर आर hundreds of sources of information. Why shouldn't we use those sources in our classroom? When we use those sources also in our classroom, that becomes a blended classroom, smart classroom. अब ये किस तरह से करें ये अब हमारे ऊपर है। We need to explore that. We need to understand that the classroom is, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि the teaching is not confined to the four walls of a classroom. Learning is not confined to the four walls of a classroom. It has now endless boundaries. So we need to explore that. We need to exploit that. That is what is a blended classroom. This is just a picture which will easily tell us a blended classroom. What a blended classroom is. अब देखिए यहाँ पर
लेफ्ट साइड में टीचर पढ़ा रही है, कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ा रही है, बच्चे ड्राइंग में है, कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर में बैठ के सीख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो मीटिंग के जरिए से सीख रहे हैं। इस तरह से हम हमारी क्लासरूम को एक ब्लेंडेड क्लासरूम बना सकते हैं। अब इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, राइट? बहुत कुछ चाहिए, लेकिन लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी जो ब्यूटी है उसको अंडरस्टैंड करें और कुछ ना कुछ छोटी मोटी हम कोशिश तो करें कि हम हमारी क्लासरूम को ब्लेंडेड कैसे बना सकते हैं, राइट? अब इस पर डिस्कशन करना मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जानना जरूरी है कि हमको अपनी क्लासरूम को ब्लेंडेड बनाना चाहिए टू व्हाटएवर एक्सटेंट पॉसिबल बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज। देन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लेंडेड क्लासरूम है, कई बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कई जो है कंप्यूटर में सीख रहे हैं, कई बच्चे AR और VR का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लेंडेड क्लासरूम। Now another type of classroom is called flipped classroom. ये लफ्ज़ आप लोगों ने सुना है, flipped classroom। अब ये क्या है? फ्लिप करने का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। फ्लिप करना मतलब उल्टा करना। अब ये क्या उल्टा करना है? इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा समझेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आप लोग हमने से कितने लोगों ने ये सुना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? Okay. Bloom's taxonomy actually, it talks about the various levels of understanding of a child. आप देखते हैं बच्चा पहले रिमेम्बर करता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर वो सुनता है किसी चीज के बारे में जब हम पढ़ाते हैं तो रिमेम्बर करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, फिर एनालाइज, इवैल्यूएट एंड देन क्रिएट। ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अगर हम डायरेक्टली बच्चों को क्रिएट करना सिखाएं, इट इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। वी नीड टू गो इन स्टेजेस। नॉर्मली ये जो नीचे के जो स्टेजेस हैं, दे आर कॉल्ड लोअर ऑर्डर थिंकिंग, लॉट। इसे क्या बोलते हैं? LOT, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। एंड एज वी गो अप, दे आर कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग, HOT। आजकल के बुक्स में आप देखेंगे ये चीजों का मेंशन होता है, राइट? LOT का जमीन कम से कम HOT का होता है। आप लोगों में से कितने टीचर्स ने इसको देखा है? HOT, माशाल्लाह। HOT यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग। नॉर्मली क्या होता है, एक लेसन को यानी डिस्क्राइब करने के बाद नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फाइंड HOT आल्सो, हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी को जांचा जाता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को असेस किया जाता है। हमें राइट और नॉट, राइट? अब देखिए बुक्स में जो है ना ये इस तरह का स्टाइल जो है ना आ रहा है, तो HOT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक हो गया LOT और एक हो गया HOT। फ्लिप्ड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है, फ्लिप्ड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि LOT को आप आउट ऑफ द क्लासरूम कराएं और HOT को इनसाइड द क्लासरूम कराएं। हमें मेकिंग सेंस? अब जैसे यहाँ पर क्लियर समझ सकते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम में ये है कि बिफोर द क्लास स्टूडेंट्स को हम कुछ एक्टिविटीज दें। ओके, मिसाल के तौर पर हम फिजिक्स का अगर क्लास ले रहे हैं, हमारा सब टॉपिक है फोर्स, ओके, जिसमें न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशंस और न्यूटन्स लॉस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हम पहले ये करें कि बच्चों को कुछ बिल्कुल लाइट मटेरियल्स, कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, वो हम बच्चों को दे दें और उनसे कहें कि आप इसे अपने घर पर देखकर आएं। ओके, दिस इज द प्री क्लास एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्री क्लास एक्टिविटी। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द क्लास
पार्ट में अब हम एक्चुअल जो उसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हम बच्चों को बताएं। यानी क्लासरूम के अंदर अब हम उसका जो एक्चुअल ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको हम एक्सप्लेन करें, जो कि बच्चा टीचर के बगैर नहीं समझ सकता है, उसको हम क्लासरूम के लिए रख दें। यानी बताना ये चाह रहा हूं मैं कि आपके टीचिंग लोड का कुछ हिस्सा आप बच्चों को घर पर करने के लिए रख दें, प्री क्लास एक्टिविटी, ओके, जिसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग यानी लॉट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद क्लासरूम में जो है ना हायर ऑर्डर थिंकिंग की एक्टिविटीज हो, इसी तरह आउट ऑफ द क्लास यानी पोस्ट क्लास एक्टिविटी भी हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसको रियल लाइफ से उसको लिंक करने की कोशिश करें, उसको फर्दर और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 3 चीजें, प्री क्लास एक्टिविटी, ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटी, पोस्ट क्लास एक्टिविटी। सच क्लासेस आर कॉल्ड फ्लिप्ड क्लासेस। इन क्लासेस को क्या बोलते हैं? फ्लिप्ड क्लासेस। ये चीजें भी हम कुछ हद तक जो है अपनी क्लास अपनी टीचिंग में अपना सकते हैं, बस जरूरत है कि हम इसको थोड़ा प्लान करें, इसको थोड़ा प्लान करें। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो क्योंकि लर्निंग आउटकम्स है, बच्चों की जो आउटकम्स है लर्निंग के, वो आप देखेंगे इट विल इंप्रूव अ लॉट। क्योंकि आपका क्लासरूम अब हल्के फुल्के और लोअर ऑर्डर थिंकिंग की चीजों पर नहीं बल्कि हायर ऑर्डर थिंकिंग पर आपका फोकस रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू 4 C's ऑफ टीचिंग। ओके, quickly go through 4 C's का हमको ख्याल रखना चाहिए हमारी टीचिंग में। फर्स्ट C है कोलैबोरेशन, कि हम अपनी टीचिंग को ऐसे ढालें कि बच्चे कोलैबोरेशन के जरिए से सीखें, एक दूसरे से कोलैबोरेट हो और वो जो है सीखें। कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट करें, बच्चे आपस में कम्युनिकेट करें, इसके जरिए से बच्चे सीखें। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, ये 4 चीजें हमारी टीचिंग में होनी चाहिए। ओके, अगर हम इन चीजों को अपनी टीचिंग में शामिल नहीं करेंगे देन इट विल बी अ कन्वेंशनल टीचिंग, कि बस हम आ रहे हैं और लेक्चर देकर जो है जा रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज क्रिएटिव टीचिंग? क्रिएटिव टीचिंग क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल के जरिए से मैं जो है ना आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। क्रिएटिव टीचिंग में जो मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया है, ओके, यहाँ पर अभी वक्त नहीं है लेकिन मैं एक पिक्चर के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मिसाल के तौर पर आप एक फिजिक्स का एक टॉपिक जो है ना पढ़ा रहे हैं, फोर्सेस के बारे में। अब आप क्लास में कुछ ग्रुप्स बनाएं, क्या करें हम? कुछ ग्रुप्स बनाएं, हर ग्रुप में 5-5, 6-6 बच्चे हों, हर ग्रुप को उस लेसन का कुछ पार्ट जो है आप दे दो कि आप जो है ये ग्रुप ये पार्ट पढ़ के आएंगे, इन्होंने ये पढ़ के आएंगे, इन्होंने पढ़ के आएंगे। मान लीजिए कि 5 ग्रुप्स हैं, अब आपको उनको बोलिए कि आप अपने घर पर भी जो है ना एक्सप्लोर करें, इसको यूट्यूब वीडियोस देखें, आपस में डिस्कस करें। दिस इज ऑल कोलैबोरेशन। तो बच्चे क्या करते हैं? कोलैबोरेट करके लर्न करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसके बाद एक मान लीजिए 1 वीक के बाद बच्चे जब आ रहे हैं तो आप रैंडमली जो है आप बच्चों को कोई एक ग्रुप को आकर बोलिए कि आपको आज ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है, राइट? आप देखेंगे, मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया है, देखा है कि बच्चों में यानी जो सीखने के लिए और जो लर्निंग में जो इम्प्रूवमेंट आया है, काफी जो है इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। ओके, क्योंकि देखिए बच्चे अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस तरह से उसके बाद जब वो एक्सप्लेन कर दें, फिर पूरे क्लासरूम को आप ओपन कर दें कि आप क्वेश्चंस यानी बच्चे उनसे क्वेश्चन करें और उसको वो एक्सप्लेन करें। आप यू विल फील कि वाकई में दे विल गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग क्लासरूम। मैंने खुद देखा है कि ये यानी करने से पहले मैं देखता था, मैं क्लासरूम के बाजू से गुजरता था अपने स्टाफ रूम में जाने के लिए, कि हर बच्चा मोबाइल में बिजी रहता था। क्योंकि हमारा कॉलेज
कॉलेज में बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं, तो हर बच्चा जो है ना अपने मोबाइल में बिजी रहता है। लेकिन जैसे हम लोग ये एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि हर बच्चा पढ़ने में मसरूफ है, क्योंकि उसको फिक्र है कि अरे हो सकता है हमारे ग्रुप को जो है सर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। सो दैट एक्चुअली डेवलप्स engaging. Our classroom becomes more and more engaged. Okay, so this is one part of a method of teaching that we can adopt, and this method of teaching is called creative teaching. और ये creative teaching में क्या क्या हो रहा है देखिए आप, everything is there, all four C's, collaboration, बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके जरिए से सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन, बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, तो बच्चे क्वेश्चन करेंगे, उसको आंसर करना पड़ेगा, राइट, देन क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें जो है ना इस तरह के टीचिंग में हमको मिलता है। तो सच टाइप ऑफ मेथड we can actually adopt in our classroom also. Okay? Now next thing is activity based teaching or learning. Okay? For example, we want to बच्चों को कुछ कोई टॉपिक हमको समझाना है, राइट? अब हमको पहले डिसाइड करना है क्या वो बच्चे mere एक्सप्लेनेशन के जरिए से समझेंगे या फिर कुछ एक्टिविटी के जरिए से समझेंगे। छोटी सी मिसाल है कि बच्चे को अगर साइकिल चलाना सिखाना है, तो अगर हम बच्चे को बिठा के क्लास लेना शुरू कर दें कि ये साइकिल का स्ट्रक्चर है, हाँ, उसको पूरा एक्सप्लेन करें, इस तरह से पेडल को दबाएंगे तो वो आगे बढ़ेगी, तो बच्चे साइकिल चलाना सीख जाएंगे क्या? वहाँ पर तो हमको क्या करना है, सीधा बच्चों को प्रैक्टिस कराना। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पूरे लेसन्स में कौन से लेसन्स को एक्टिविटी बेस्ड बनाना चाहिए, राइट? और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि मेनी ऑफ अस एक्चुअली प्रैक्टिस दिस, राइट, in whatever way, in whatever format, so that we need to analyze कि पूरे सब्जेक्ट के लेसन्स में कौन से टॉपिक्स को मैं एक्टिविटी ओरिएंटेड बना सकती हूँ, उस पर जो है हमको फोकस करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी के जरिए से बच्चों को यूं कहिए कि इफेक्टिवली जो है बच्चों को हम लर्न करा सकते हैं। अब वेरियस एक्टिविटीज क्या क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या होता है, हाँ, बच्चों को आप एक्सपीरियंस कराएं, बच्चे उसको फील करें। अगर हम हीट के बारे में टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक छोटा सा थर्मामीटर ला लें क्लासरूम में, लेकिन बच्चे को बुलाएं, देखो चेक करो तुम्हारी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, राइट? तो इससे क्या होगा, बच्चे उस चीज को और अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग कि बच्चे फिजिकली ये महसूस करें कि हम इसको सीख रहे हैं, राइट? देन ग्रुप डिस्कशंस हैं, केस स्टडीज है, रोल प्लेइंग है, ये बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिसको हम अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर हम इसे जर्न कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आजकल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बहुत अट्रैक्टिव भी है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशंस। ये आप लोगों ने सुना है, सिमुलेशंस। सिमुलेशंस एक ऐसी चीज है कि बच्चों को आप जब वो चीज को जब वो एक्सपीरियंस करेंगे, सो दे विल लर्न इन अ वेरी इमर्सिव मैनर। मैं दो एग्जांपल्स मैंने दिया है, और ये चीजें आजकल के ऐप्स में बहुत सारे जो है अवेलेबल है, जिसको हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड वाला है एक ऐप है, बायोलॉजी एनाटॉमी का ऐप है। ओके, अब हम बच्चों को जब एनाटॉमी या रिलेटेड जब पढ़ा रहे हैं तो जस्ट एक फोन में एक ऐप हम डाल लें और उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये पूरे बॉडी पार्ट्स को हम इस तरह से क्लिक करके घुमा के, यानी एज इफ यू आर शोइंग देम अ फिजिकल स्केलेटन इन योर क्लासरूम। 360 डिग्री आप नहीं कर सकते, राइट? तो हम थोड़ा सा जो है जायजा लें कि हमारे पूरे टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक हो सकता है
इसको हम थोड़ा सा इस तरह से उसको फ्रेम करने की कोशिश करें। रिलेवेंट अगर कोई सिमुलेशन अवेलेबल है तो उसको जाकर बच्चों के सामने दिखाएं। ये तो राइट साइड में इसको मैंने अपने क्लासरूम में बताया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो करंट फ्लो फिजिक्स में भी बच्चों को समझाना बड़ा डिफिकल्ट रहता है कि करंट फ्लो किस तरह से, क्योंकि दिखता तो नहीं, ये देखो बेटा ये वायर से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बस उतना ही बोल सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसे ऐसे सिमुलेशंस अवेलेबल हैं कि आप बच्चों को विजुअली एक्सपीरियंस करा सकते हैं कि देखो बेटा इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट फ्लो होने की वजह से पर लाइट बल्ब है। देखिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है करके बच्चों को बता सकते हैं किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। So this actually improves the learning of our children. Okay, when they do it by their own hands. Okay, the simulations are a very strong resource. इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारे जो है सिमुलेशंस आजकल अवेलेबल है। नेक्स्ट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी बज़ वर्ड है, राइट? हाँ, है या नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके? इसको भी हम अपनी टीचिंग में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, वो हमको सोचने की जरूरत है। इससे हमको दूर होने की जरूरत नहीं है। How many of you feel that we should adopt AI? Mashallah, we have to adopt it, otherwise we will be left behind. इसको आप इस तरह से मत देखिए कि अरे AI will lose the job. AI आजकल जो नॉर्मली ये है कि AI will replace teaching. Do you accept it? No. AI will never replace teachers. But a teacher who does not know AI will be replaced. This is a fact. Going forward, everything is changing around us in AI. Okay? Now, if we do not adopt AI in our teaching, we will be replaced. That's for sure. It is time that we learn AI. We integrate AI. We collaborate with AI. We frame or we, change our teaching with, with the help of AI. Okay? So, then what is AI in education? कुछ highlights मैं आपको दूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। मुझे बस इतना बताइए, आप ऐसे कितने टीचर्स ने अभी तक टीचिंग में यानी बच्चों के क्लास से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है AI का इस्तेमाल करते हैं या AI से हेल्प लेते हैं? None of you? अच्छा, few of you? No, never. अब वक्त आ गया है कि हम AI को इस्तेमाल करें। AI का इस्तेमाल करके हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। ओके, तो अब AI हमारे लिए किस किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है? हेल लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, लेसन प्लान्स आप बना सकते हैं, आप क्विज़ेस बना सकते हैं बच्चों के लिए, आप कंटेंट बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि AI has written a book in just few seconds, right? नहीं, okay. Then personalized learning, then adaptive learning platform, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए से हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। So just I want all of you to make use of AI. For example, you just ask AI ChatGPT, right? Normally ChatGPT. You just ask ChatGPT, I am teaching mathematics. This is called prompt, right? ये आजकल बहुत बज़वर्ड है prompt इंजीनियरिंग, मतलब है इंजीनियरिंग का ब्रांच आ चुका है, prompt इंजीनियरिंग। ओके, तो हमको बस कुछ prompt देना है। I am teaching mathematics for class 6. How can I make my class student centric? अभी जैसा आपने देखा है स्टूडेंट सेंट्रिक, किस तरह से हम अपने क्लास को बनाएं। You will find very beautiful suggestions. आप उसको स्टडी कीजिए और देखिए कि कौन सा आप अपनी क्लास में जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। That's it. This is what making use of AI in our teaching.
इट्स वेरी सिंपल, ओके। आप इसको यूज कीजिए, उसके सजेशंस को देखिए, आप देखेंगे कि वेरी ब्यूटीफुल सजेशंस विल कम अप, ओके। सो AI in education is must and should. You should not, think something कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, नहीं, हमको अडॉप्ट करना। और बहुत सारी चीजें हैं AI बेस्ड, बहुत सारे टूल्स हैं जो टीचिंग के लिए जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रामर टूल है, आपको मालूम है ग्रामर टूल, आप सेकेंडों में अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नॉर्मली आजकल हम क्या करते हैं, कोई भी अगर टॉपिक ले रहे हैं तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस तरह की फैसिलिटी अगर है तो, राइट, तो हम अपने क्लास में नॉर्मली कोशिश करते हैं और उसके लिए वक्त लगता है, राइट। AI का एक टूल है ग्रामर टूल, GAMME, ग्रामर टूल, which can create PowerPoint presentations in matter of seconds. अब जस्ट लीजिए, please prepare a PPT on laws of Newton's laws of motion. वो आप सेकंडों में जो है आपको एक जबरदस्त PPT आपको मिल जाएगा, which you can make use of in your classroom, right? इसी तरह जो है इमेज क्रिएशन के लिए कुछ और है, इस तरह बहुत सारे हैं। Hundreds of different AI tools are available which can be helpful in making our teaching effective. Now this is one more thing I just want to tell you, शायद ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रैक्टिकल ना हो। VR का मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी, राइट, वर्चुअल रियलिटी। ये भी जो है ना आजकल क्लासरूम्स में इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, दो इट कुड बी कॉस्टली अफेयर, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें इसको जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है, ओके। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, am I right? Because a student will feel कि he has gone to the planet, वहाँ से वो एक्सप्लोर कर रहा है by making use of glasses and VR headsets, okay? So this is one type of thing that we can adopt. Fourth thing that we can adopt in our teaching is gamification. How many of you have heard this? Gamification. None of you. No problem. Even I have heard few days back. But I found it very, very interesting. Okay? Gamification is the word which has come from game. Game. Learning through games is gamification. Now, how we can learn through games? There are a lot of, apps, a lot of resources available that we can make use of. Okay? Normally बच्चे बड़े शौक से गेम खेलते हैं, right? उनको मना करें तो भी वो खेलते हैं। Why not be oriented in such a way that they learn out of it? That is the ultimate focus. Okay? तो gamification के जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को लर्निंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल, Duolingo. How many of us have heard this? Duolingo. माशाल्लाह. Duolingo is a very, very, beautiful app for language teaching, for learning the language. English. बच्चों को अगर हम इफेक्टिवली सिखाना चाह रहे हैं, तो हम हमारे टीचिंग प्रैक्टिस में इसको शामिल कर सकते हैं। Duolingo is a free app. It's a free app. Okay? आप इसके जरिए से उसको आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 5th को आप पढ़ा रहे हैं, क्लास 5 को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, ओके, अलग अलग टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज होते हैं। आप बच्चों से बस इतना कहें या पेरेंट्स से एटलीस्ट कि ये ऐप है, इसको ये लेवल पर सेट करो, तो जो है बच्चे के जो इंग्लिश लर्निंग है वो बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आई डिड इट फॉर माई चाइल्ड। कुछ दिन पहले आप अपने बच्चे के प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको ईमेल्स आते रहेंगे कि बच्चे ने इतने स्टोरीज पढ़े हैं, इतने उसने प्रैक्टिस किए हैं, इतने नए वर्ड सीखे हैं। ये सारी चीजें जो है ना आपको ट्रैक जो है ना आप कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। डोंट थिंक कि जो है इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू अडॉप्ट। तो गेमिफिकेशन, इसके बहुत सारे जो है टूल्स हैं, Duolingo है, Docs, Lingualift, Fluent,
लैंग्वेज एप्स हैं जिसको हम अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जस्ट I just suggest you go through this link schools.duolingo.com। जो भी लैंग्वेज टीचर्स हैं उनके लिए स्पेशली go through this link, you will find lot of helpful resources there कि आपको किस तरह से जो है लैंग्वेज टीचिंग को इफेक्टिव बनाने आप किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज द ब्यूटी, नो नीड ऑफ पेमेंट ऑफ एनीथिंग। बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो पेमेंट बेस्ड होते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर ऐप नाउअडेज इन द एंटायर वर्ल्ड। आई वुड से almost 1 crore downloads are there for this Duolingo app. Okay, so we can make use of it in our classroom. आप ये जस्ट मैं आपको ये दिखाने की कोशिश की कि अगर आप अपने पूरे क्लासरूम के बच्चों को अगर सेट कर लें, पूरे बच्चों के नाम, एक 20 बच्चे हैं और तमाम बच्चों को आप जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दें, देखिए इसके लिए प्लानिंग करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम हाइलाइट्स, ओके, एंड दैट इज व्हाट वी कैन डू हियर। वी कैन नॉट do any practical session, but these are the very beautiful means to improve our teaching. Okay, so we can plan in our free time. Last and final thing is emotional intelligence. Emotional intelligence is a very important thing that we have to consider in our class. Emotional intelligence का क्या मतलब है? What do you mean by emotional intelligence? Connecting with the students, their emotions, right? So to just quickly go through it because already we are running out of time. IQ and EQ. Children should be taught to balance intelligence quotient and emotional quotient. Normally हम जो है IQ पर ध्यान देते हैं। Am I right or not? अरे ये बच्चे का IQ अच्छा है, यानी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, राइट? लेकिन आज एक बच्चे को अगर वाकई में इंटेलिजेंट कहा जाता है, IQ plus EQ both should be considered। अगर बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है, then we have to make changes or we have to think of it कि किस तरह से बच्चे हमारे क्लासरूम में इमोशनली वो इनके बेहतर हमारे क्लासरूम में रहें। Why it is important? Because जब बच्चे इमोशनली आपसे अटैच रहेंगे, इमोशनली when they will be stable, then the learning will be a very very comfortable job for them। देखिए बच्चे अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग-अलग फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, अलग-अलग प्रोफेशन के इनके माँ बाप होते हैं। तो जब बच्चे हमारे क्लासरूम में आ रहे हैं तो हम अपनी क्लासरूम को इस तरह से सेट करने की कोशिश करेंगे कि the learning should be enjoyable for them, learning should be fun for them। So this is what we need to take care under the emotional things। So इसके लिए क्या जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए ये do you know what is mentor-mentee concept? कि नॉर्मली कॉलेजेस में जो है इसका ये है mentor-mentee में होता है ये कि एक 10 बच्चों का ग्रुप बनाकर एक टीचर को उनका जो है एक मेंटर के तौर पर रखा जाता है और वो मेंटर का काम ये होता है कि बच्चों के तमाम जो है चीज़ें, उसकी पर्सनल जिंदगी, उसके माँ बाप के बारे में वो सारी चीज़ों को वो नोट डाउन करें और अगर कोई चीज़ बच्चे के लिए बैरियर है उसकी लर्निंग में, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। दिस इज द होल मोटिव ऑफ emotional thing or the mentor-mentee things। Shadow teachers। Okay। They are trying to child as shadow। Okay। Yes। Study of the child। Okay। See, these are the things। Shadow teacher। तो नॉर्मली टीचर होते हैं, शैडो टीचर का काम ये है कि 360 डिग्री जो है बच्चे को हम अपनी नजर में रखें ताकि ओवरऑल बच्चा एक लर्नर और एक लर्निंग शुड बी 100% फॉर दैट। दैट इज आवर होल मोटिव ऑफ दिस। ओके, बी हम्बल एंड केयरिंग टू स्टूडेंट्स। हम बच्चों को सिंगुलर में बात ना करें, ये भी जो है एक चीज है, राइट? हम बच्चों से वी शुड लव आवर किड्स, वी शुड लव आवर
emotionally. Okay? So these are the things, and at the end, I think this is the last slide. Okay, there are few resources that we can make use of in the professional development journey, in the journey of professional development. फर्स्ट थिंग जो मैं सेल्फ असेसमेंट के बारे में आपको बता रहा था, एक डॉक्यूमेंट है जो कि दैट इज कॉल्ड टीचर सेल्फ असेसमेंट रुब्रिक्स, PSAR. ओके, PSAR which is available in the NCERT website. You might have heard this NCERT. Okay, NCERT के वेबसाइट में ये अवेलेबल है. ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं to understand, to assess our level of teaching. कि मैं फिलहाल कहाँ पर हूँ, कहाँ मेरे गैप्स हैं और मैं कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं. एक सेल्फ असेसमेंट गाइड है. ओके, ये आप जो है कर सकते हैं, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि वी ऑल ऑफ अस शुड डू दिस. ओके, नेक्स्ट है MOOCs. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस MOOCs? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स. MOOCs का दौर है अभी. ये जो करंट ये है MOOCs is called, MOOCs is the storage of lot of professional development things, lot of अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑनलाइन जो है अवेलेबल है. इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिंग a lot on MOOCs. So you can explore the MOOCs also to learn advancements in our subjects. हमारे सब्जेक्ट्स में जो एडवांसमेंट्स हैं उसको सीखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. स्वयं, ये हम में से कितने लोगों ने सुना है स्वयं? ओके, इसको आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है. स्वयं हैज लॉट ऑफ गुड सब्जेक्ट मटेरियल. हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हम स्वयं कोर्सेज, जहाँ पर कंट्री की जो टॉप मोस्ट जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रोफेसर जो है इसमें टीच करते हैं, जो जिसमें हमारे लिए अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा जो है अपॉर्चुनिटी होता है. अर्पित है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, NPTEL. इसमें भी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कोर्सेज आर अवेलेबल. अटल क्या है, AICTE का ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी. एंड द लास्ट थिंग इज वी शुड सब्सक्राइब टू NCERT ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल. NCERT का YouTube चैनल है, उसमें भी आप देखेंगे कि learned professors, learned resource persons, they all teach us in the various aspects of it. Teacher education, टीचर को किस तरह से जो है सब्जेक्ट्स में हम ये कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है. एंड लास्ट थिंग इज खान एकेडमी. इसको सुनते हैं, खान एकेडमी. माशाल्लाह, नहीं है तो आप इसको भी एक्सप्लोर कीजिए. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके जो मेन पर्सन है उनका नाम क्या है? खान एकेडमी के मेन जो द पर्सन जो चलाते हैं उसको, ही इज सलमान खान. ही इज नॉट दैट सलमान खान, वो फिल्मी सलमान खान नहीं है. ही इज द सलमान खान ऑफ सब्जेक्ट्स. मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स के जबरदस्त लेक्चर्स आपको मिलेंगे खान एकेडमी. इसको आप एक्सप्लोर कीजिए फॉर ऑल क्लासेस. हाँ, किड्स के लिए अलग है. It's available free of cost. Okay, so these are some resources. I understand there could be even more list. Okay, but these are the things which I also found very useful. Okay, at the end I will मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देने के लिए. ओके, एंड अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो हमने जो वक्त यहाँ पर गुजारा है ये किसी तरह से अल्लाह ताला इसको हमारे लिए यूजफुल बनाए. आइंदा हम टीचिंग को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करें. अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे. बहुत बहुत So, if we ask you questions, how was the class? Learned something? Yes. Lot of things. So, now we are at the end of session. Let us have the interaction refreshment. I know many teachers are given a lot of time.
some refreshment and interaction. If any questions are there, we'll have only 10 minutes. As the program starts 15 minutes late, so we are delayed the program. So we'll have only 10 minutes for the interaction. If any questions you have, you can ask directly. So I request Narul Sahab, Dr. Sanawala Sahab, Zunaid Javed Khan Sahab to come to the dais. Amir Khan. And also Mr. Shanawaz Sahab. Please. And one more announcement. The teachers who have attended today's program will get a participation certificate for which we have already taken the names. So these certificates will be provided in your school directly, inshallah. So start with the interaction. If any questions are there, teachers. Anybody wants to? इंटरेक्शन एंड आल्सो आपके अपने तासुरात इस प्रोग्राम से निकालना So in our classrooms, how should we implement blended classroom? How can we implement blended classrooms? We need suggestion for जी वही मैं जैसे बता रहा था we are here to get this spark. Now the ball is in your court, right? We have to think कि हम किस तरह से जो है अपनी क्लास को blended बना सकते हैं. Just to make few things, maybe we can make use of our laptops, we can make use of some charts, right? Okay? यानी जो अलग-अलग तरह के सोर्सेस हैं, ओके, हम उन चीज़ों को अपनी क्लासरूम में लाकर जो है उसका इस्तेमाल करके हम अपनी क्लास को ब्लेंडेड बना सकते हैं. As I told you, it is all up to you now. Okay, you need to plan, you need to understand कि based on the available resources, how we can make it a blended one. स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड्स भी आजकल जो है ना क्लासरूम्स में हैं. अगर सारे क्लासरूम में नहीं तो स्कूल में शायद एक आध क्लासरूम में हो, सो वी कैन प्लान इन दैट वे, राइट? ओके, अब आप इस तरह के अगर रिसोर्सेज हमारे क्लासरूम में हैं तो कुछ वीडियोस प्ले करके, कुछ सिमुलेशंस कुछ रन करके, अभी जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजी का जो एनाटॉमी है उसको आप अपने स्मार्ट बोर्ड पे इंस्टॉल कर दीजिए और एक बच्चे को आकर उसको एक्सप्लोर करने के बोलिए. They will feel it very enjoying. Okay? So this way, you know, we can make our classrooms blending, but at the end it is all us. ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अपने क्लासरूम को ब्लेंडेड बना सकते हैं. Okay? You can use the ChatGPT itself and AI, artificial intelligence, to see how you can make the blended classes. It will give a lot of information as we go. So that will help us to enable the blended class. So just give the search, how can I make the blended class? What can be applied there? So that will help us. One subject, and we will take science. All the school science teachers can assemble and how to teach various topics. Like from 8 to 10, 5 to 6, 5 to 8. Class-wise workshops will be offered for each subject. Ma'am is suggesting that we organize subject-wise workshops. Similarly, how we have here overall workshop here. Instead of that, we have subject-wise workshop. It will help the teachers
perform better way in the class, right now. So we can plan on that, the organizers can take a note. We will join meeting, it's not a requirement. All the schools will join and we can plan. We have 6 subjects, inshallah, we can take 6 schools, join together, so we can handle science, somebody can math, can do math, something like that can be planned. Each school can specialize in one subject. Yes. Each school can adapt on one subject. And then they build up. Ma'am is very proactive, mashallah, she's telling do it now. Choose कर लेगा. Yeah, I know her. What I suggest is people who are asking questions, if you can introduce them themselves, it will become easier for the orator or the person answering. And myself, Saidat Salim. I would say that I am ex-principal of various institutions, school, college, as well as PU degree and MBA college. I was a principal for all, and almost more than 35 years of experience I had in this field. So I think a lot of contribution can be done with the cooperation of all the schools. You may be teachers, there may be some HMs here, there may be some principals. You can go and communicate it to your organizations, to the founders, like Mr. Regula is there, doing a very open service. Each school can do. You all have it in your hand. The thing is, plan your work and work your plan. This is very important. So any query here, I am always there. So little scholar. I have not done too many things, but yes, a few things definitely I can be helpful for. Thank you. Nice. So I have done my BA, MA, MA and MPhil. So I have specialization in English language, literature. So firstly, I need to know some resources for physics, numerics, but water and well now. So I नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।